ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखो हम लोग क्या क्या टर्म्स को समझेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट्स, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये सारा टर्म्स जो है हमारा नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल्स या सम्स करेंगे वो सबसे ये सारा सब टर्म जो है रिलेटेड है। इसलिए ईच एंड एवरी टर्म का हम लोग को मीनिंग डेफिनेशन ये पता होना चाहिए, एंड कैसे ये एक से दूसरे से रिलेटेड है ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लास में ये सारा खत्म नहीं होगा। आज कोशिश करूंगा कि मैं डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम ये वाला पार्ट खत्म करूंगा। ठीक है, नोट्स यहाँ पे बनाया हुआ है। आप लोगों को क्या करना होगा, क्लास करते साथ साथ जो है इसको नोट भी करते जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं फटाफट से। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है पहले ये समझा देता हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। लेकिन जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में ये सुनते हैं कि डोमेस्टिक, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री आ जाता है। ठीक है, कि हाँ डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है वही होगा डोमेस्टिक टेरिटरी, बट ये ट्रू नहीं है। इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ रहे हैं इट इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। ठीक है, इसमें हम लोग यही समझने वाले हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आने वाला। तो ये चीज आपको नोट करना होगा अभी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इनपुट है। अब देखो पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ, ठीक है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी, जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी बोल रहे हैं इन इकोनॉमिक्स, तो हम लोगों को एक्चुअल में क्या मीन कर रहे हैं, हम मीन कर रहे हैं इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ठीक है, नाउ ये इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या आ रहा है, पॉलिटिकल बाउंड्री तो आ ही रहा है। पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है तुमको, ये जो है एक ओशन का पिक्चर, ये हवा का पिक्चर है। तो ये सब तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर पे नहीं है। ये सब भी हमारे हमारे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर पे आएंगे। कैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। देखो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं उनके जरिए जो सीप या फिर एयरक्राफ्ट ये सब ऑपरेट किया जाता है। कहाँ पर, बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। लाइक इंडिया का जो एयरलाइंस है वो अगर रशिया एंड अमेरिका इसके बीच में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो एयरलाइंस उसमें ऑपरेट कर रहे हैं वो किसका है, वो इंडिया का है, इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो है पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर के इलाके भी आते हैं, बाहर के पोर्शन भी आते हैं जहां पर हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, हमारा मतलब हमारे खुद के कंट्री का। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, जो हमारा, फिलहाल के लिए ये समझ लो, नॉर्मल रेसिडेंट को भी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है उसमें। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि हमारे कंट्री का सिटीजन्स, ठीक है, जब बाहर कहीं पर वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहां से अर्न करके हमारे कंट्री में लेके आ रहे हैं, तो वो जहां पर भी वो काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो हमारे कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फ्लाइट ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन अमेरिका एंड जापान इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड फ्लाइट ऑपरेटेड बाय अमेरिकन एयरलाइंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो अगर इंडिया का फ्लाइट है जो कहाँ ऑपरेट कर रहा है, अमेरिका एंड जापान, तो अमेरिका एंड जापान हमारे डोमेस्टिक, हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पे तो नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि वहां पे इंडिया का फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाएगा इन इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है, इसको हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे। सिमिलरली कोई बाहर की कंट्री का, लाइक अमेरिका का जो फ्लाइट है, अमेरिकन एयरलाइंस, अगर वो इंडिया और चाइना के बीच में ऑपरेट कर रहा है, इंडिया से चाइना पैसेंजर लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, सर्विस दे रहा है, एंड चाइना से इंडिया लेके आ रहा है, तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा अमेरिका का। ठीक है, इसके अलावा भी डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, देखो इसे लिखो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में फिशिंग वेसल्स इंक्लूडेड है। फिशिंग वेसल्स क्या होता है, शिप होता है या जहाज होता है जो इंटरनेशनल वाटर में, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर मतलब ओशन में जाके फिशिंग करते हैं। ठीक है, अब इंडिया का फिशिंग वेसल कोई इंटरनेशनल वाटर में जाके फिशिंग कर रहा है, ऑब्वियसली उसके लिए उनके पास परमिशन होगा। अगर वो जाके वहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं तो वो वाला जो एरिया होगा, वो या वो वाला जो जगह होगा वो क्या होगा, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा।
अगर चाइना का कोई फिशिंग वेसल किसी इंडियन इंटरनेशनल वाटर में जाके विद रिक्वायर्ड परमिशन वो फिशिंग करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, तो वो चाइना का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। उस तरह से अदर कंट्री का अगर कोई फिशिंग वेसल जो है इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट कर रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, तो समुद्र के बीच बीच में क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, जिसको ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स कहते हैं। तो ये जो है और बाय नेचर तो ये बना हुआ नहीं है, ये जो है बनाते हैं कोई ना कोई कंट्री। तो जिस कंट्री ने ये बनाया होता है, मान लो कि ये जो है इंडिया ने बनाया हुआ है ओशन में। ओशन क्या होता है, पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर होता है, तो ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। उस तरह से अमेरिका ने कहीं पर पैसिफिक ओशन में अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बना रखा है, तो वो अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स भी जो है कंट्रीज अपने आसपास में, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर में अगर ओशन है उनका, तो ओशन में वो लोग अपने आस पास पास में ये सब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ताकि फ्लाइट को यहाँ उतारा जा सके या टेक ऑफ किया जा सके। ये सब चीज़ें का इस्तेमाल वो लोग किस लिए करते हैं, ट्रेड वगैरह के लिए करते हैं, या फिर कभी अगर लड़ाई वगैरह लग गया तो यहाँ पर जहाज को उतार सकते हैं, इसलिए ये लोग ये सब चीज़ को बनाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या होता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं होता, ये सारे चीज़ जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर रहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या-क्या आता है, तो आप लिखोगे इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms that are operated by the residents of a country of any it can be of any particular country in the international water। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जाके हम कर लिए, अब चाइना के सामने का जो सी वाटर है वहां पे जाके हम जबरदस्ती कर लिए, वैसा नहीं होगा। दे शुड हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, जैसे इंडिया के आसपास के वाटर में कोई दूसरा कंट्री आने का हिम्मत नहीं करेगा, तो वहां पे इंडिया का जो है काम काज चलेगा। उस तरह से हर कंट्री का जो है अपना एक एरिया रहता है जहाँ पर उनको अपना ऑपरेशन करने का राइट्स रहता है, एंड वो जो है उनके पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर रहते हैं। तो ये सारा जो है डोमेस्टिक टेरिटरी। उस तरह से एक एग्जांपल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिया कि शिप या फिर एयरक्राफ्ट, ठीक है, तो वो जो दो कंट्री के बीच में, देखो ये शिप है, ये एयरक्राफ्ट है, ये दो कंट्री के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल बाउंड्री में नहीं है। तो ये जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वो अगर ये इंडिया का जहाज है, तो वो जहाँ पे ऑपरेट कर रहा है वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। अगर दूसरे कंट्री का है तो दूसरे कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, ठीक है, जब हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी का बात करते हैं, तो ज्योग्राफी के टर्म्स में हम लोग को समझ में आता है कि यस, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल बाउंड्री। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट ओनली मीन पॉलिटिकल बाउंड्री, इट इज बियॉन्ड दैट। वो पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ वो सारे एरियाज भी आ जाते हैं जहां पर एक कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट फ्रीली जो है अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है ना, तो वो फ्रीली अपना गुड्स को मूव करा सकता है या फ्रीली अपना सर्विसेज को दे सकता है, एंड जो भी उसका ट्रेड है उसको वो कर सकता है। वो सारा इलाका जो है या सारा एरिया जो है एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज प्लीज नोट कर लो, क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट ओनली इंक्लूड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इट इंक्लूड्स ऑल द एरिया, जैसे कि शिप एंड एयरक्राफ्ट नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, ये किस में आ जाएंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएंगे। एंड और क्या क्या चीज आएंगे, ये फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, स्पेसिफिकली जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन आता है आंसर में भी ऐसे ही लिखना है। पिक्चर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बट उसको पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं आप। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय, ये टर्म्स लिखना बहुत जरूरी है, रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग। कोई इसमें क्वेश्चन है, कुछ डाउट पूछना है इस पार्ट में, डोमेस्टिक टेरिटरी में? नहीं साहिल? सर। हाँ पूछो। सर नहीं पूछना है सर। रूमी? नहीं सर। ओके, कहीं पर भी पूछना हो मैं जब नोट करके रखना, ठीक है, तो जैसे मैं पूछूंगा तो उसमें पूछ लेना। ना डोमेस्टिक टेरिटरी में उसके अलावा जो चीजें मैंने था, उसके अलावा एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी दूसरे कंट्री का, जैसे इंडियन एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर हम अमेरिका में करते हैं, तो
किसका डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा ना। एम्बेसी कॉन्सुलेट्स क्या होता है? ये हर एक कंट्री का एम्बेसी, ठीक है, ये ऑफिस होता है एक तरह का, जिसमें अगर अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है तो उस ऑफिस में इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के काम का पॉलिटिकल कामकाज से रिलेटेड वहां पर काम होगा, जो अमेरिकन गवर्नमेंट से क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा, एंड इंडियन गवर्नमेंट से भी कनेक्टेड रहेगा। ये एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स हर एक देश का एवरी कंट्री में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि मान लो जैसे हम इंडियंस अगर अमेरिका में गए और वहां पर हमको कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हम कहाँ कांटेक्ट करेंगे? हम वहां पे इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स के साथ कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हर कंट्री का एम्बेसी कॉन्सुलेट जो है हर कंट्री में बना रहता है। जैसे इंडिया का वर्ल्ड में कितने सारे भी कंट्रीज हो, वहां हर कंट्री में जो है इंडियन एम्बेसी एंड इंडियन कॉन्सुलेट्स बने हुए हैं। उस तरह से इंडिया में भी हर एक कंट्री का एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जो है बना हुआ है। ठीक है, तो अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वो किसका डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा? वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा इंडिया का। ठीक है, इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट विच इज लोकेटेड इन अमेरिका, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा इंडिया का। उसी तरह से अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन कॉन्सुलेट्स अगर इंडिया में है, इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा या इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं होगा। वो किसका होगा? वो अमेरिका का होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि रशियन एम्बेसी ऑपरेटिंग इन इंडिया इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और रशिया? तो उस समय आपका आंसर होना चाहिए इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जिसको भी आया आंसर देना, कि इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन चाइना, इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ चाइना और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्या है? इंडिया। इंडिया। वेरी डोमेस्टिक गुड, टेरिटरी ऑफ। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया। दैट मीन सेम वे कॉन्सुलेट्स, एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट सेम ही है। ठीक है, अगर इंडियन कॉन्सुलेट अगर अफगानिस्तान में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया होगा, अफगानिस्तान का नहीं होगा। लेकिन अफगानिस्तान का कॉन्सुलेट अगर इंडिया में है तो वो अफगानिस्तान का डोमेस्टिक टेरिटरी। उस तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट के साथ एक दूसरे के कंट्री जो है अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे कंट्री में करते हैं। अगर इंडिया ने अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बांग्लादेश में करके रखा हुआ है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। हालांकि पॉलिटिकल बाउंड्री वो बांग्लादेश का ही रहेगा, लेकिन वो जहां पर ये एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है इंडिया ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा। ठीक है, ये फोर्सफुली नहीं है, फोर्सफुली होने से तो वो कब्जा हो जाता है। ये क्या है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्पेशल स्पेशल पर्पस हो सकता है कि दोनों ट्रेनिंग करना चाहते हैं, दोनों देश का जो मिलिट्री है, या फिर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया बांग्लादेश में रखा गया है या दूसरे कंट्री में रखा गया, कोई भी रीजन हो। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का किसी दूसरे कंट्री में लोकेटेड है, तो वो जिस कंट्री का मिलिट्री है उसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, ना कि जिस कंट्री में है उसका। जैसे कि अगर कभी कभी तुम लोग ने न्यूज में भी सुना होगा कि इंडिया का जो मिलिट्री है वो XYZ किसी कंट्री में गया है, वहां पर है, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। अगर इंडियन आर्मी या इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये अमेरिका में कहीं पर बेस बना के ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो टेरिटरी होगा वो किसका टेरिटरी होगा? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, अमेरिका का नहीं। अमेरिका का वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर पे है, ठीक है, वो इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, बट डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी वो इंडिया का कहलाएगा। उसी तरह से अमेरिका का अगर आर्मी इंडिया के किसी जगह पे अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाए हुए बैठे हुए हैं तो वो अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। ये डेफिनेशन को नोट कर लो। समझने के लिए तो हम अब बहुत सारा एग्जांपल लेके समझते हैं, लेकिन जब हम डेफिनेशन लिखने का बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो एक ट्रस्टेड सोर्स से आया हुआ है उसको अगर लिखते हैं तो अच्छा मार्क्स मिलता है। जैसे ये डेफिनेशन देखो कहाँ से आया है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या डेफिनेशन दिया है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, देखो ये दोनों सिनोनिम्स है इकोनॉमिक्स में, कि डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। जब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी बोल रहा हूँ आई मीन इकोनॉमिक टेरिटरी, एंड व्हेन आई एम सेइंग इकोनॉमिक टेरिटरी मेरा मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी। दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, अब ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ से फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सर ज्योग्राफिकल मतलब पॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं। पॉलिटिकल इज डिफरेंट, ज्योग्राफिकल इज डिफरेंट। ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है? अर्थ से रिलेटेड। तो अर्थ में कहीं पर भी हम अपना क्या, अर्थ में कहीं पर भी हमारा
जो गुड्स है, पर्सन्स है, कैपिटल है, वो फ्रीली सर्कुलेट कर पा रहा है एंड गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्ट्रेट कर पा रहा है, वो होता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन ऐसा लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख सकते हो रट्टा मार के तो फिर जो समझाया हुआ है उस हिसाब से आप लिख सकते हो कि डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स जितने सारे पॉइंट मैंने बताया वो सब भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग बिटवीन टू कंट्रीज, उसके बाद फिशिंग वेसल्स ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल वाटर विद एक्सक्लूसिव राइट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये थोड़ा लंबा आंसर हो जाता है, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो लंबा लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 और 2 मार्क्स के लिए परफेक्ट अगर हम लोग ये डेफिनेशन लिख देते हैं एंड ये लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, तो 1 और 2 मार्क्स में ये डेफिनेशन काफी है। इसके साथ एक दो एग्जाम्पल जोड़ सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक दो एग्जाम्पल जो है जोड़ सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछना है कि सर डेफिनेशन में ये एक दो टर्म्स या वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या क्या मीनिंग है, तो पूछो। साहिल देन रूमी। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। ओके, तो हाँ डेफिनेशन, सर। डेफिनेशन जो समझाया है उसमें कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं, ओके। नाउ ये नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में समझेंगे। देखो यहाँ पर एक लाइन पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये नॉर्मल रेसिडेंट, मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है कि इसको हम लोग को समझना है कि व्हाट इज नॉर्मल रेसिडेंट। यहाँ पर मैंने बता दिया था समझाने के लिए, समझ लो कि सिटीजन या किसी पर्टिकुलर कंट्री के। नाउ नॉर्मल रेसिडेंट का एक्चुअल में क्या ब्रॉड मीनिंग है वो भी हमको यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल रेसिडेंट्स का इनकम जो है बहुत इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसलिए नॉर्मल रेसिडेंट कौन है ये भी हमको समझना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंट, अ रेसिडेंट, ये डेफिनेशन है, नोट करना। अ रेसिडेंट और अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। इट नॉर्मल रेसिडेंट कैन बी ए पर्सन, मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, बोला हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन ए कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक also lies in that country और carries out basic economic activities। तो तीन चीजें होना पड़ेगा एक नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए। क्या होना पड़ेगा? वो जिस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट है वो उस कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पे रहना होगा, और उसको क्या करना होगा, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो इकोनॉमिक इंटरेस्ट बोला है ना, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब इनकम करना, है ना, एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन करना, यही तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। एंड सेविंग वगैरह करना, तो ये है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी कंट्री से जुड़ा हुआ है और वो अपना बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसी कंट्री में करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ना ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या क्या आना चाहिए? द रेसिडेंट लीव्स एंड लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, वो रेसिडेंट जो है उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा है एंड रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब सेविंग फ्रॉम दैट लोकेशन। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी जो टर्म है ये मैंने ऑलरेडी ऊपर में बताया हुआ है। दैट मीन्स जो भी ये रेसिडेंट है, रेसिडेंट कैन बी ए पर्सन और इट कैन बी ए इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मीन्स कंपनी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रेसिडेंट कैन बी ए पर्सन और इट कैन बी ए इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। तो वो रेसिडेंट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में है। ठीक है, एंड उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पे वो क्या कर रहा है, अर्निंग्स कर रहा है, जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अर्निंग्स कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है एंड एक्यूमुलेशन कर रहा है। ये क्या है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तब उसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी में, ठीक है, इंडियन एम्बेसी में अमेरिकन एम्बेसी, मान लो अमेरिकन एम्बेसी है जो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, जो कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। तो इसके अंदर का जो भी लोग इसमें काम करेंगे वो रेसिडेंट ऑफ क्या कहलाएंगे, पर्टिकुलर उस कंट्री का रेसिडेंट कहलाएंगे जिस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसको आगे थोड़ा सा और सारे टर्म्स के साथ रिलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा चीज की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बट बेसिक चीज इसमें ये याद रखना कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, एंड इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई कंपनी हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि वो रेसिडेंट जो है
बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस टेरिटरी में करना चाहिए, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है, इनकम हो गया अपना मतलब अर्निंग, उसके बाद एक्सपेंडिचर, एंड देन सेविंग या फिर एक्यूमुलेशन। तो ये दो चीज कोई भी फुलफिल कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट कह सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हर एक टर्म का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है, जैसे कि देखो मान लो तुम कोई कंट्री में घूमने के लिए गए हो, तो तुम वहाँ पे घूमने के लिए गए हो, तुम्हारा कोई वहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम वहाँ के डोमेस्टिक टेरिटरी में अपना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। सो फॉरेन टूरिस्ट या फिर विजिटर्स कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो उस कंट्री का वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। जैसे मान लो इंडियंस कहाँ गए हैं, इटाली गए हैं घूमने के लिए, वो जस्ट टूर के पर्पज से गया है तो वो इटाली का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बनेंगे, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट, जो अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था, एम्बेसीज, ठीक है, ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट्स एम्बेसीज का कौन होता है, जो जैसे कि इंडियन एम्बेसी में कौन कौन लोग बैठेंगे, वो इंडियन डिप्लोमेट्स मतलब गवर्नमेंट का पर्सनल्स वहाँ पे बैठेंगे। तो फॉरेन स्टाफ है वो क्या ना, जैसे अमेरिका में है एम्बेसी इंडिया का, इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है, अमेरिका में है। तो ये इंडियन एम्बेसी जो अमेरिका में है, ये किसका डोमेस्टिक टेरिटरी है, दिमाग लगाओ, ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। और यहाँ पे जो ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट्स बैठ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब वो है अमेरिका में, लेकिन वो अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे, वो किसका नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे। यही कहना चाह रही हैं आपकी फॉरेन स्टाफ। देखिए अमेरिका के लिए जो इंडियन एम्बेसी में जो भी स्टाफ है वो फॉरेन स्टाफ हो गए, तो वो अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, वो किसका नॉर्मल रेसिडेंट होगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ दोनों को। हाँ सर। साहिल, यस सर। ओके, एक बार खुद अपने मुंह से बताओ क्या बोला मैंने। इंडियन एम्बेसी, मैं क्लियर, मैं उसको समराइज कर दे रहा हूँ, इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है, और इस इंडियन एम्बेसी में फॉरेन मतलब इंडियन डिप्लोमेट्स है, इंडियन ऑफिशियल्स है। तो वो इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन डिप्लोमेट्स वो क्या वो अमेरिका के नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे, नहीं सर। वो किसका सर वो नॉर्मल। इंडिया का सर नॉर्मल रेसिडेंस होगा। ठीक है, गुड। तो उसी तरह से फॉरेन आर्म्ड फोर्स, ठीक है, ये भी किसी दूसरे कंट्री का आर्म्ड फोर्स हमारे कंट्री में आया हुआ है तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होगा, वो किसका होगा, जिस कंट्री का वो है उसी कंट्री का वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ठीक है, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ये सब जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते हैं, ये हर एक कंट्री में हो सकता है। हो सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कोई पर्टिकुलर कंट्री में लोकेटेड हो, लेकिन ये जो है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत सारे कंट्री को मिला के बनाया गया हुआ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होता। मैंने अभी बताया ना डेफिनेशन में कि नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या आते हैं, पर्सन भी आते हैं, दैट इज इंडिविजुअल्स भी आते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट के लिस्ट में नहीं आती, किसी भी कंट्री का नहीं। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम्प्लॉय, जैसे मान लो ये WHO हु, अभी तुम लोग ने कोरोना के टाइम पे हु बहुत सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस किसमें लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है। तो इंडिया में अगर ये फॉरेन स्टाफ हो गए, ठीक है, जैसे अगर मान लो कि इस WHO में कहाँ का स्टाफ काम कर रहे हैं, रशिया का स्टाफ काम कर रहे हैं, तो ये इंडिया का नॉर्मल सिटीजन नहीं होगा, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, ये रशिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ दोनों को, ये वाला चीज। हाँ सर। ओके, ठीक है साहिल। यस सर। ओके, नाउ ये जो चीज मैंने समझाया है इसको लिख लेना है तुम लोगों को समराइज करके कि कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन है जो हमारे किस में नहीं आएंगे, नॉर्मल रेसिडेंस पे
नहीं आएंगे। तो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स लाइक पेशेंट, स्पोर्ट्समैन एक्सेट्रा, क्रिकेटर्स लोग इंग्लैंड जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, तो वो रहते हैं हमारे कंट्री के ही नॉर्मल रेसिडेंट, दूसरे जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का नहीं बनते, ठीक है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री, ये भी नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं आएंगे। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल रशियन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ रशिया। अभी अभी मैंने समझाया कि रशिया का कोई एक रशियन है जो यूएनओ का एक ऑफिस है जो इंडिया में लोकेटेड है, उसमें काम कर रहा है, तो वो रशियन क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ रशिया ही होगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट वो नहीं होगा। नाउ क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, फॉरेन शिप्स का जो क्रू मेंबर्स है, जो लोग काफी टाइम से इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, तो एक्चुअली वो जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। यहाँ पर एक कंडीशन है, वो लेस देन 1 ईयर जो है उसमें उस पर्टिकुलर कंट्री में होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये फॉरेन वेसल्स का क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना ऐसा टाइम लग जाता है। तो ये लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो वो जिस कंट्री के बिलोंग करते हैं एक्चुअली, तो वो क्रू मेंबर्स मतलब एम्प्लॉइज उस वेसल का, तो वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, ना कि वो जिस कंट्री में ट्रेवल करके जा रहे हैं उस कंट्री का, ठीक है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉर्डर वर्कर्स हु मे क्रॉस द बॉर्डर ऑन डेली बेसिस फॉर वर्क एंड रिटर्न टू देयर होम कंट्री एट डे एंड। अब मान लो हमारे यहाँ पर पास में बहुत सारा बॉर्डर है, क्या क्या बॉर्डर है हमारे यहाँ पे पास में, भूटान बॉर्डर है, ठीक है। हमारे यहाँ पर पास में बांग्लादेश का बॉर्डर है, हमारे यहाँ पर पास में नेपाल का बॉर्डर है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बांग्लादेश से जो है इजीली नहीं आ सकते इंसान, ठीक है, चोरी छुपे आ जाते हैं कभी कभार, लेकिन नेपाल और भूटान में जो है आना जाना थोड़ा सा इजी है। तो मान लो बॉर्डर एरिया, जैसे हमारे यहाँ पे बॉर्डर एरिया जो है, वहां से नेपाल का कोई इंसान क्या करता है, सुबह को काम करने के लिए बॉर्डर पार करके इंडिया में आ जाता है, इंडिया है, इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। एंड शाम को वापस वो फिर नेपाल चले जाते हैं। तो ये जो इंसान है जो रोज ऐसा कर रहा है, इंडिया में आ रहा है काम करके फिर शाम को नेपाल वापस चला जा रहा है, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ नेपाल होगा या नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, मेरे को बताओ कोई एक जन। नेपाल। वेरी गुड, नेपाल का ही होगा, ठीक है। ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ क्या होगा, नेपाल का ही होगा। ये ध्यान रखना कि जो बॉर्डर वर्कर्स है जो रोज बॉर्डर क्रॉस करते हैं ऑन डेली बेसिस बट फिर वापस चले जाते हैं, वो लोग जो है इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, वो पर्टिकुलरली जिस कंट्री के हैं उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया ना, नॉर्मल रेसिडेंट हमने समझ लिया। दो और टर्म समझेंगे, दैट इज फैक्टर इनकम, ठीक है। तो फैक्टर इनकम, अगर मैं इन लेमेंस लैंग्वेज तुम लोग को समझाऊं, फैक्टर इनकम मतलब वो इनकम जो हमको जो है खटनी करके मिलता है, मतलब हम अपना पसीना मतलब वो करके या अ, अपना जो लेबर है उसको खर्च करके लगाए हैं, कुछ कुछ पैसा हम लोग को ऐसे ही मिल जाता है फ्री फंड में, तो वो फैक्टर इनकम नहीं होता है। जो पैसा हमको अपना मेहनत करके मिलता है वो है हमारा फैक्टर इनकम, ठीक है। अब वो मेहनत किस किस टाइप का होता है इकोनॉमिक्स में, वो देखो, मेहनत मीन्स हम अपना फैक्टर सर्विस दे सकते हैं, हम अपना वो फैक्टर सर्विस किस तरह से देते हैं, फैक्टर सर्विस एक्चुअली क्या क्या होता है इसको पहले बता दो। क्लास 11 में तुम लोग ने पढ़ लिया कि फैक्टर सर्विस क्या क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ सर्विसेज क्या क्या होता है, लैंड होता है ना, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, लेबर होता है, कैपिटल होता है एंड एंटरप्रेन्योर होता है, ये होता है क्या, फैक्टर सर्विसेज, ठीक है ना। इसको दे के जो अगर कोई इनकम करता है उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर सर्विसेज दिया, उसके बदले में इनकम आया, तो इसलिए वो फैक्टर इनकम हुआ, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो इसलिए इनकम अर्न बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे हम लोग अपना सर्विस दे के क्या करते हैं, इनकम करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। ये फ्री में आया हुआ इनकम नहीं, जैसे हमने लॉटरी जीत लिया वो फ्री में आया हुआ इनकम है, हमको स्कॉलरशिप मिल गया वो फ्री में आया हुआ इनकम है, उसके लिए हमको कुछ सर्विसेज देना नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन फैक्टर इनकम के लिए हमको कुछ ना कुछ सर्विस देना पड़ता है, जैसे कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेल कर सकते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। लैंड के अगेंस्ट में हमको जो इनकम मिलता है, फैक्टर इनकम मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेंट, ठीक है। लैंड के अगेंस्ट में जो फैक्टर इनकम मिलता है, लैंड मीन्स नॉट ओनली लैंड, लैंड में सभी तरह का नेचुरल रिसोर्सेस आ जाते हैं, जितना भी रिसोर्सेस है
लैंड के अंडर पे जितना भी रिसोर्सेस है वो आ जाते हैं। ठीक है। लेबर, कोई खुद जो है काम करके अपना लेबर दे के पैसा कमा रहा है, तो लेबर के अगेंस्ट में जो फैक्टर इनकम होता है वो होता है वेज। कैपिटल, अपना पैसा लगाया है, वो होता है इंटरेस्ट। ठीक है। एंड एंटरप्रेनर कौन होता है? एंटरप्रेनर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ये इस तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है जो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्यूमुलेट करके आगे क्या करता है, अपना प्रोडक्शन प्रोसेस चलाता है। तो एंटरप्रेनर का जो फैक्टर इनकम है वो क्या है? प्रॉफिट। एंटरप्रेनर जो अपना एंटरप्रेनरशिप स्टार्ट करता है, अपना जो भी सर्विसेज देता है, उसके लिए वो कौन सा इनकम लेता है? वो प्रॉफिट लेता है। तो कौन कौन से फैक्टर इनकम होते हैं? रेंट होते हैं, वेज होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं एंड प्रॉफिट होते हैं। तो दिस ऑल आर फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम का सिंपल डेफिनेशन है इनकम विच इज अर्न बाय रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो फैक्टर इनकम समझ में आया दोनों को? हाँ यस सर। सर। ओके। रूमी कुछ पूछना चाह रही है शायद। नहीं सर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर इनकम। जो मैंने बोला कि बिना कमाए ही हमको मिल गया, ये फैक्टर इनकम इज एक्चुअली अर्नड इनकम भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तुम लोग ब्रैकेट में लिख लो अर्नड इनकम। इसको हमने कमाया है, और टू अर्न मीन्स कमाना, अर्नड इनकम। एंड ट्रांसफर इनकम इज अनअर्नड इनकम। इसको हमको कमाना नहीं पड़ा, मिल गया हमको, है ना। जैसे पॉकेट मनी अगर मिल जाता है, पॉकेट मनी क्या है, उसके लिए थोड़ी ना कोई काम किया। पापा कहीं पर काम करके पैसा लेके आ रहे, तो वो अपना क्या क्या सर्विस देके इनकम करके लेके आए, वो फैक्टर इनकम हुआ। लेकिन तुमको जो पैसा मिला, तुम्हारा जो कमाई हुआ, पॉकेट मनी तुमको मिला, दैट इज अनअर्नड इनकम। तुमने उसके लिए कोई अपना सर्विस नहीं दिया। ठीक है। कोई प्रोडक्टिव सर्विस आपने प्रोवाइड नहीं किया एंड आपको फिर भी पैसा मिल गया, तो दैट इज अ ट्रांसफर इनकम। ये गिफ्ट भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ट्रम्प ने नरेंद्र मोदी को $500 का गिफ्ट दे दिया कि आप रख लो, तो वो मोदी के लिए क्या हो जाएगा? एक ट्रांसफर इनकम हो जाएगा, मोदी को कोई सर्विस नहीं देना पड़ा। ठीक है। तो वही डेफिनेशन देखो, इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, बोला ना, कोई काम करना नहीं पड़ा। इसलिए मैंने उसमें फैक्टर इनकम में पहले ही बोला था, खटनी करके। इसमें कोई खटनी नहीं करना पड़ रहा, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस, जो है बैठे बैठा ये पैसा मिल जा रहा है। तो दिस इज ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ट्रांसफर इनकम इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग कमाते नहीं है। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का, कि जो ट्रांसफर इनकम है हम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी भी रिसीव कर सकते हैं, या फिर हम अब्रॉड से भी रिसीव कर सकते हैं। अब्रॉड में हमारा कोई फ्रेंड है, बोला तेरा बर्थडे है, ये ले मैं तेरे को 50 पाउंड भेज दिया तेरे अकाउंट में, देख। वहां से 50 पाउंड इंडिया के अकाउंट में आया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो खुश हो जाएंगे हम लोग। तो क्या एज ए गिफ्ट हमारे पास आया है, उसके लिए हमको कोई कुछ काम नहीं करना पड़ा। उसके बाद गवर्नमेंट को भी बहुत सारा जो है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम मिलता है। जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटीज होता है, तो नेचुरल कैलामिटीज होने से हर बहुत सारा कंट्रीज जो है उस कंट्री को हेल्प करने के लिए सामान भेजता है। जैसे नेपाल में रिसेंटली जब कुछ साल पहले अर्थक्वेक हुआ था, इंडिया से भर भर के खाना कपड़ा ये सब गया था, तो उसके लिए नेपाल को कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, या नेपाल को कोई सर्विसेज नहीं देना पड़ा। जस्ट उसको एज ए गिफ्ट इंडिया ने उनको दे दिया, एज ए हेल्प उनको दे दिया। तो वो नेपाल के लिए क्या हो गया? ट्रांसफर इनकम हो गया। उसके बाद कुछ साल पहले आप लोगों ने ये सुना होगा कि केरला में बहुत भयंकर फ्लड आया था, जिस जो न्यूज में भी दिखाया गया था। उस टाइम पे भी इंडिया को बहुत सारे बाहर के कंट्रीज में से भर भर के जो है डोनेशंस मिला था, भर भर के जो है पैसा मिला था, ताकि उस सिचुएशन से ओवरकम कर पाए। तो उसके लिए इंडिया को कोई सर्विसेज देना नहीं पड़ा, वो इंडिया को जो है सिर्फ मिला, वन वे उसको ट्रांसफर मिला। तो वो सारे पेमेंट जो है ट्रांसफर इनकम है। ठीक है। कुछ ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है। हाँ, पढ़ाई करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, उसके बाद मिलता है, लेकिन कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं है वो। ठीक है। प्रोडक्टिव सर्विस मतलब कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस होगा या कुछ ना कुछ सर्विसेज दिया जाएगा। जैसे डॉक्टर अगर किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो दैट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस। ठीक है ना। और अगर कोई दुकानदार कुछ सामान बेच रहा है, तो दैट इज ऑल्सो प्रोडक्टिव सर्विस, जीडीपी में ऐड होता है। ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप कोई जीडीपी में ऐड नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर अनएम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री में बहुत ज्यादा है, और गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसको हम लोग हर महीना 1000 रुपये करके देंगे,
तो वो एक तरह का ट्रांसफर इनकम हो गया। इवन रिसेंट सिचुएशन में भी अगर मैं रिसेंट एग्जांपल दूँ और अगर तुम लोगों ने न्यूज़ में अच्छे से फॉलो किया होगा, गवर्नमेंट ने जो है लेबर्स को, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोलो, किसी गवर्नमेंट ने 1000 रुपए करके दिया सभी लेबर्स को महीने-महीना, किसी गवर्नमेंट ने 500 रुपए करके दिया। वो जस्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, उसके अगेंस्ट में कोई प्रोडक्टिव सर्विस लेबर्स को करना नहीं पड़ा। तो दैट इज़ क्या बोलेंगे हम, एक ट्रांसफर इनकम है। उसके लिए कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देना पड़ा। ये अलाउंस गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम फॉर सोशल वेलबींग या फिर अपने सिटीजन्स के वेलबींग के लिए देते रहते हैं। रिसेंटली कोरोना पीरियड में बहुत लेबर्स को या बहुत अनएम्प्लॉयड को जो है गवर्नमेंट ने इस तरह का हेल्प दिया हुआ है कि फ्री में उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया। किसी के अकाउंट में 500 डाला, जो जैसा एलिजिबल है। बहुत सारा स्कीम होता है, स्कीम के हिसाब से जो जैसे एलिजिबल है, गवर्नमेंट ने वैसे पैसा जो है सिटीजन्स या लेबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर की है। वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। ठीक है? ओल्ड एज पेंशन देते हैं गवर्नमेंट। ओल्ड एज जो लोग सीनियर सिटीजन है, पूरा ओल्ड एज हो गया उनका, तो ओल्ड एज वाले तो कोई प्रोडक्टिव सर्विस कर नहीं पाएंगे इकोनॉमी में। वो जाके थोड़ी ना कोई प्रोडक्टिव सर्विस करते हैं, उनको घर बैठे बैठे ओल्ड एज पेंशन मिल जाता है। तो ओल्ड एज पेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस का देने का कोई बात नहीं होता है या ज़रूरत नहीं होता है। तो आई होप ये दोनों फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, ये दोनों का जो डिफरेंस है ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इन सिंपल टर्म्स फैक्टर इनकम हम कमाते हैं, हम खट नहीं करते हैं इसके लिए, अपना सर्विसेज देते हैं। ट्रांसफर इनकम बैठे बिठाए इनकम है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ। ठीक है? बट डेफिनेशन में तो ऐसे नहीं लिखोगे खट के कमाया है इसलिए ये कॉल फैक्टर इनकम, तो इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन हमको उसे याद करना पड़ेगा। एंड ट्रांसफर इनकम बैठे बिठाए मिल गया ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं देगा। ठीक है? बट समझने के लिए ये टर्म्स में यूज कर रहा हूँ। जो प्रॉपर डेफिनेशन है मैंने नोट्स दिया हुआ है, इसको अच्छे से नोट करके रखना एंड रिवाइज करना बार। तो आज मैं यहीं तक ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आगे आने वाला टॉपिक में क्लास में जो बाकी टॉपिक्स है मैं कोशिश करूँगा, अगर कल